बस कर दे बेटा, कितना समेटेगी इस ढेर को। बेटा ये कमरा नहीं, मेरी कब्र है, जहां मैं पिछले 10 साल से जिंदा दफन हूँ, और तू मेरी गोरकन बनी हो। कैसी बातें कर रही हैं अम्मी? गोरकन तो मिट्टी डालता है, और मैं तो आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आज पता है आपकी पसंदीदा डिश बनाई हूँ, जरा चक्कर तो बताएं कैसी है। नहीं, मुझे नहीं खाना। नहीं, जहर दे दे तू मुझे। जब तू जवान थी ना ज़ैनब, तू इस बिस्तर पर गिरी थी, और आज तेरी माथे की झुर्रियां देखकर मुझे अपना गुनहगार लगता है। ना तू घर बसा सकी, ना तेरी गोद भरी हुई, ना तुझे कोई सुख मिला। क्या मिला तुझे मेरी तीमारदारी करके? सिर्फ एक बीमार हड्डियों का ढांचा, जिसे समेटते समेटते तो खुद अपना आप भूल गई। अम्मी, मेरा सुख आपके दम से है, और जब तक आपकी ये गर्म सांसें चल रही हैं, मुझे लगता है कि मेरा भी कोई वजूद है, मेरा भी कोई मान है। और जिस दिन आप चली गई ना, मुझे लगता है मैं लावारिस हो जाऊंगी। मैं तो खुद एक बोझ हूँ, ऐसा बोझ जो न जीने देता है और न मरने की दुआ करने देता है। देख तो सही, बाहर आई, मगर मेरे कमरे से सिर्फ दवाइयों की बू आ रही है। बहारें उनके लिए होती हैं अम्मा, जिनके नसीब में खुशियाँ हों। मेरे लिए तो बस आप हैं, और आप ही मेरी कुल कायनात हैं। जिद छोड़ें और थोड़ा सा खा लें, वरना लोग कहेंगे कि ज़ैनब ने अपनी अम्मा का ख्याल नहीं किया। अरे बेटा, लोगों की फिक्र मत कर, बस ये दुआ कर कि अगली बाहर आने से पहले तेरी माँ इस कमरे से रुखसत हो जाए। देखो ज़ैनब, बहस मत करो। मैंने पिछले महीने पूरे 50,000 भेजे थे, वो कहाँ गए? कोई हिसाब किताब है तुम्हारे पास, या बस उड़ाना सीख लिया है तुमने? 50,000 कोई छोटी रकम नहीं होती ज़ैनब। कहीं तुमने अपने बुढ़ापे के लिए कमेटी तो नहीं डाल रखी? मुझे सब पता है, तुम औरतें ऐसे ही पैसे छुपाती। भाई, आप 50,000 का हिसाब मांग रहे हैं? 30,000 तो सिर्फ अम्मी की दवाइयों में, इंसुलिन में और डॉक्टर की फीस में लग जाता है। बाकी रहे 20,000। तो 20,000 में घर का राशन, बिजली, ये सब के खर्चे होते हैं। तुम औरतों का यही रोना है, जज्बाती ब्लैकमेलिंग शुरू कर देती हो। मेरी अपनी फैमिली है ज़ैनब, यहाँ के खर्चे तुम सोच भी नहीं सकती। बच्चों के स्कूल की फीस बहुत भारी देनी होती है। अगले हफ्ते तुम्हारी भाभी फौजिया की सालगिरह है, उसका भी खर्चा है, वो अलग। थोड़ा सा बीबी हाथ खींच कर चलाया करो। और छोड़ो ये सब, सुनो असल बात जिसके लिए मैंने फोन किया था। हम कल कराची आ रहे हैं। अच्छा, आप आ रहे हैं? अम्मी को पता लगेगा तो उनकी आधी बीमारी तो ऐसे ही खुशी में ख़त्म हो जाएगी। बच्चे और भाभी भी साथ आ रहे हैं ना? नहीं भाई, सिर्फ मैं और फौजिया आ रहे हैं। बच्चों के एग्जाम है, वो फौजिया की अम्मी की तरफ छोड़ कर आएंगे। अच्छा, एक और बात, हमारे कमरे का एसी देख लेना, हम आए तो चलता हुआ मिले। तुम्हें तो पता है फौजिया को बिना एसी के रहने की आदत नहीं। पिछले हफ्ते जब मैंने आपसे एसी ठीक कराने का कहा था, अम्मी का दम घुट रहा था आपकी वजह से, तो आपने कहा बूढ़ों को तो पंखा भी बहुत लगता है, उन्हें ऐसे ही आदी बनाओ। आज अपनी बीवी के लिए आपको एसी याद आ गया? अम्मी की तकलीफ आपको अब तकलीफ नहीं लगती? फजूल बहस मत करो ज़ैनब, तुमने हर बात को अना का मसला बनाना होता है। मैं पैसे भेजता हूँ तो हुक्म भी दे सकता हूँ। कल सुबह तक मेरा रूम तैयार हो जाना चाहिए, वरना हम किसी होटल में जाकर रुक जाएंगे और फिर अम्मी की शक्ल भी नहीं देखेंगे और तुम्हारी भी। सच कहती हूँ ज़ैनब, तुम जैसी बेटियां किस्सा पारीना हो गई, और तुम्हारी हमजोलियों के बच्चे स्कूल जाने लगे हैं और बन संवर कर अपनी जिंदगी के मजे लूट रही हैं, और तुम इन दवाइयों की बदबू में अपनी जवानी बर्बाद कर रही हो। ठीक कहती है शमीम, ये तो मेरी गोरकन बनी हुई है। अरे मेरा बोझ उठाते उठाते खुद इसकी कमर झुक गई है। अरे नहीं बाजी, बोझ कैसा, ये तो इसकी सादतमंदी है। अरे ज़ैनब, तुम्हारी अम्मी बता रही थी कि कल राहिल आ रहा है इस्लामाबाद से।
चलो अच्छा है, वो आ जाएगा तो तुम्हारा हाथ बटा देगा, तुम्हें भी थोड़ा सुकून मिलेगा। अरे नहीं, कहाँ आपा, भाई सुकून देने कहाँ, अपना सुकून ढूंढने आते हैं। वो तो अपनी थकन का रोना रोने लग जाते हैं। उनको मेरी 10 साल की मेहनत कहाँ नजर आती है। अपनी जिम्मेदारी का लिफाफा थमाकर वो तो आज़ाद हो जाते हैं। ऐसे मेरी मानो, तू मेरी नंद का बेटा है, तुम कहो तो मैं बात करो, बहुत अच्छा सुलझा हुआ लड़का है, सुलझवा है। आपा, ये आप क्या कह रही हैं? अम्मी को इस हाल में छोड़कर मैं अपना घर बसाने का सोचूं, और वो भी किसी की दूसरी बीवी बनकर? बेटा मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए कह रही थी। राहिल के आने के बाद तुम्हारी हैसियत ऐसी हो जाएगी जैसे बिना तनख्वाह की मासी। भाई पैसे भेज देता है तो समझता है मेरा हक अदा हो गया, और ये जो तुम्हारी उम्र रेत की तरह निकल रही है, इसका क्या? आपा, मैं अपनी माँ की खिदमत कर रही हूँ, कोई कैद नहीं काट रही। और जिस तहफ़्फ़ुज़ की आप बात कर रही हैं ना, अगर वो एक नर्स बनकर ही मिलना है तो मैं अपनी माँ की नर्स ज़्यादा बेहतर हूँ। मुझे किसी गैर की ज़रूरत बनकर नहीं जाना। बेटा मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रही थी, तुम्हारी मर्जी। छोड़ो शमीम, इसकी किस्मत में तो मेरी कड़वी दवाइयाँ ही लिखी हैं। ये तो इसका ज़र्फ है जो ये मुझे बर्दाश्त कर रही है, वरना राहिल और उसकी बीवी तो इसे मासी बनाकर छोड़ो। राहिल, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, देखो कितनी धूल मिट्टी हो रही है, कितनी गर्मी है। अरे गर्मी तो है, बस अंदर चलो। अब ये तो पकड़ो। उठा लेगी ना वो। अब अंदर चलो जल्दी। अस्सलाम वालेकुम भाई। अरे सामान पकड़ो यार, बहुत गर्मी। आ जाओ। और ये भी लोग, ध्यान से, इसमें बहुत कीमती सामान है फौजिया का। और वो मेरे कमरे का एसी तो ऑन कर दिया था ना? जी जी, एसी तो चल रहा है, लेकिन अम्मी बार बार दबदबा से दरवाजे की तरफ देख रही हैं, बार बार पूछ रही हैं कि मेरा बच्चा कब आएगा। पहले उनसे मिल लें आप। आओ फौजिया। राहिल, कैसी अजीब सी बू आ रही है, जैसे अस्पताल की बू हो। ज़ैनब, तुम कोई एयर फ्रेशनर वगैरह नहीं छिड़कती हो क्या? बंदे का तो जी बतला जाए। आ गया राहिल बेटा, आ माँ के पास आ। हाँ हाँ अम्मा, आ गया हूँ, बस थोड़ा थकावट हो रही है। बस एक कराची की गर्मी, आपको तो पता है। अभी बस एक चाय का कप मिल जाए तो जान में जान आ जाएगी। हाँ राहिल, जा बेटा, तू जाकर आराम कर ले, थक गया होगा ना। और हाँ ज़ैनब, चाय थोड़ी कड़क सी बनाना, और साथ में कुछ खाने का भी बंदोबस्त कर लेना। ज़ैनब बेटा, जा किचन में जाकर देख, भाई के लिए कुछ अच्छा सा खाने का बना दे। चलो फौजिया। अरे ज़ैनब, तुम? उस्मान, तुम यहाँ गली में? मैं तो हॉस्पिटल के काम के सिलसिले में आया हुआ था। खैर तुम सारी बातें छोड़ो, काफ़ी परेशान लग रही हो। कल शाम भी जब मैं हॉस्पिटल से निकल रहा था तो मैं डिस्पेंसरी की लाइन में लगा देखा था। तुम्हें आवाज़ देने ही वाला था कि तुम चली गई। बस क्या बताऊँ, वही पुराना सिलसिला उस्मान। अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, बस वही दवाइयाँ लेने जा रही थी। डॉक्टर तो घर आकर देख गया था। और राहिल, शमीम आपा ने तो बताया था कि राहिल आ गया है, और राहिल के आने के बावजूद भी तुम इस तरह दवाइयों के लिए ख्वार हो रही हो। भाई आ तो गए, पर वो अभी सो रहे हैं। कहते हैं सफ़र में बहुत थक गया हूँ। उनके लिए तो अम्मी की बीमारी ऐसी हो गई है जैसे कोई पुरानी दीवार जिस पर किसी की नज़र ही नहीं पड़ती। कमाल है वैसे, तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो रहा है और तुम अभी तक खामोश हो। कलम पकड़ने वाली तुम्हारे हाथों की उंगलियां माँ की तीमारदारी करते करते कितनी सख्त और बेजान हो गई हैं। पुरानी बातें याद ना दिलाओ उस्मान। कलम पकड़ने के लिए जहन का सुकून चाहिए होता है। अब तो बस ये याद रहता है कि गैस का बिल भरा या नहीं। ज़ैनब, वैसे तुमने अपनी पूरी जवानी इस घर की नज़र कर दी। काश उस वक्त तुमने अगर मेरी बात मानी होती तो इस तरह अकेले इस दहलीज पर ना खड़ी होती। क्या मिला तुम्हें ये सब कुछ करके? बस अब मैं खामोश रहना सीख गई हूँ, जीना भूल गई हूँ। ज़ैनब, ज़ैनब। उस्मान तुम जाओ, किसी ने देख लिया तो मसला हो जाएगा। मेरे तो नसीब में बस यही लिखा है।
राहिल, आज मैंने इस घर का सर्वे किया है। जगह बहुत अच्छी है, मार्केट के हिसाब से इसके बहुत अच्छी कीमत मिल जाएगी। तुम्हारा बैंक का सारा कर्जा भी उतर जाएगा और कनाडा के लिए इमिग्रेशन के लिए जो तुम्हें पैसे कम पड़ रहे हैं वो मसला भी हल हो जाएगा। बात तो तुम ठीक कर रही हो, लेकिन अम्मी, उनकी उम्र, वो कनाडा की ठंड और वहाँ के मामलात बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। माहौल तुमने देखा है वहाँ का कैसा है? अरे बाबा, उनको कौन साथ लेकर जा रहा है? मैंने कब कहा कि उनको साथ लेकर चलो? मैं तो वहां पर जॉब करूंगी, उनका ध्यान कौन रखेगा? वो वैसे ही बीमार रहती हैं। कराची के किसी ओल्ड एज होम में उनको भेज देंगे जहां पर डॉक्टर वगैरह हो, उनका ध्यान रखा जाए। और वैसे भी मैं उनको साथ नहीं लेके जाना चाहती। अगर तुम्हें बहुत ज्यादा ख्याल आ रहा है तो एक छोटा मोटा फ्लैट लेकर दे दो कराची में। वो है ना जैनब, उनका ख्याल रख लेगी। अरे फौजिया, जैनब नहीं मानेगी। वो अम्मी और इस घर के मामले में बहुत सीरियस है, वो हंगामा खड़ा कर देगी। वो क्या बोलेगी? उसके पास ना तो कोई बैंक बैलेंस है, ना सर छुपाने के लिए जगह। वैसे भी हम कौन सा उसको रोड पर निकाल रहे हैं, फ्लैट तो लेकर दे रहे हैं ना। और वैसे भी उसकी उम्र निकल चुकी है, उसे कौन सा कोई शहजादा ब्याने के लिए लेकर जा रहा है। बात तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मैं अपने हिस्से का मकान बेच चुका हूँ। उन्हीं पैसों से तुम्हारे डैडी के साथ मैंने स्टार्टअप शुरू किया था। अब ये मकान कैसे बेच दूँ? क्यों नहीं बेच सकते? ये घर अभी भी अम्मी के नाम है ना। शायद होगा। हाँ, तो फिर बेच सकते हैं। तुम अब भी इस घर के शरई हिस्सेदार हो। लेकिन मैं अपना हिस्सा ले चुका हूँ। जो मकान मैंने बेचा था, अब इस मकान का अम्मी ने बोला था कि मेरे मरने के बाद जैनब के नाम है ये। वो सब जबानी बातें थी। अगर ये घर अब भी अम्मी के नाम पर है तो इसको बेचने की तैयारी करो। ठीक कह रही हो तुम, क्योंकि हमारे बच्चों का भी तो मुस्तकबिल है ना, वो भी तो देखना है। जाहिर सी बात है। मैं कल ही इनसे बात करता हूँ। मैंने जिस भाई की तरक्की के लिए अपने आप को सीढ़ी बनाया, वो आज इन्हीं सीढ़ियों को तोड़कर अपना रास्ता बनाना चाहता है। सच तो यह है कि रिश्ता सिर्फ जरूरत का होता है, खून का नहीं। उस्मान, तुम यहाँ? मैंने तुम्हें मना भी किया था। अगर किसी ने देख लिया तो? किसी के देखने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम बैठो प्लीज, मेरी बात तो सुनो ना। जो कहना है जल्दी कहो, राहिल भाई किसी भी वक्त पहुंचते होंगे। ज़ैनब, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मेरी बीवी का बिस्तर से उठना नामुमकिन है। मेरे बच्चे ममता को तरस रहे हैं। मेरा घर तुम देखोगी तो वो तो वीराने का नक्शा पेश कर रहे हैं। मुझे एक ऐसी औरत की तलाश है जो सलीकामंद भी हो और ईमानदारी के जिसका तजर्बा भी हो, जो मेरे घर को समेट सके। मैं बदले में तुम्हें अपना नाम दूंगा, तुम्हें तहफ्फुज़ दूंगा। तहफ्फुज़? उस्मान, तुम मुझे निकाह की पेशकश कर रहे हो या मुफ्त की नौकरी की? एक बीमार की तीमारदारी से उतरकर मैं दूसरे की तीमारदारी में लग जाऊं? नहीं, तुम गलत समझ रही हो। मेरा ये मतलब नहीं था। मैं तो तुम्हें सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे भाई और भाभी ने तुम्हें चौकीदार बना के रख दिया है। तुम्हारा काम तो महज अपनी माँ और अपने घर का तहफ्फुज़ ही करना है, उसकी हिफाजत ही करनी है। मेरे पास आओगी तो कम से कम इस तन्हाई और दूसरों की मोहताजी से तो बच जाओगी ना। तुम्हारी खुद की छत होगी जिसे तुम अपना कह सकोगी। उस्मान, मैंने अपनी जिंदगी का बेहतरीन हिस्सा अपनी माँ की खिदमत में गुजार दिया, क्योंकि वो मेरी मोहब्बत थी, मेरा फर्ज था। लेकिन मैं अपनी बाकी मानदा जिंदगी ऐसे मर्द के लिए क्यों बर्बाद कर दूं जो मुझे सिर्फ अपनी जरूरत के तौर पर देख रहा है। तुम मेरी आंखों में ख्वाब नहीं, अपने घर का बिखरा हुआ सामान देख रहे हो। ख्वाब देखने की उम्र गुजर चुकी है ज़ैनब, ये हकीकत है। और हकीकत ये है कि तुम अकेली कुछ भी नहीं कर सकती। मुझे मोहब्बत चाहिए थी उस्मान, सौदागिरी नहीं। और तुम यहाँ मेरा सौदा करने आए हो। अगर मुझे मैं खिदमत ही करनी है तो मैं यहाँ बैठकर अपनी माँ की खिदमत करूंगी। कम से कम मैं यहाँ बेटी तो हूँ। तुम्हारे घर में तो बस मैं मुतबादिल बनकर रह जाऊंगी। अब तुम जा सकते हो। अरे जैनब,
आप सोई नहीं? क्या हुआ, कहीं दर्द हो रहा है? दवाई लाऊं? बैठ, यहाँ बैठ मेरे पास। बेटा, कोई दवाई असर नहीं करेगी। तेरे भाई और भाभी ने जो जहर घोला है ना, वो मेरी रूह तक पहुंच गया। जो बातें उन्होंने बेड पे बैठ के की ना अपने कमरे में, वो सब मैंने सुन ली। अम्मी वो तो बस रहने दे, उन लोगों की ज्यादा हिमायत मत कर। तुझे मैंने 10 साल से अपने बिस्तर से लगाया हुआ। सच तो ये है कि मैं ही दीवार बन गई। मैंने तुझे बाहर की रोशनी देखने ही नहीं दी। अब जब ये दीवार गिरेगी ना, तो तू बाहर निकलेगी। अम्मी, ये आप क्या कह रही हैं? आपके बगैर मेरा है ही कौन? इस घर की दीवारों के बाहर तो मैं रास्ता भी भूल चुकी हूँ। आपको छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगी? नहीं बेटा, तेरा खुदा है, तेरा वो कलम है जिसे तूने मेरी तीमारदारी के लिए कहीं दफन कर दिया था। तेरा वो हुनर है जिससे तू लफ्जों में जान डालती थी। मैंने तुझे आजाद किया इस घर से, इन सारे रिश्तों से, अपनी जात से मैंने तुझे आजाद किया। नहीं बेटा, नहीं। मैं अपनी कब्र में ही बोझ लेकर नहीं जा सकती। मैं अपनी बेटी की बर्बादी की वजह बनी। अम्मी, भाई तो मेरा बेचने का सौदा कर चुके हैं। हाँ, राहिल समझता है कि वो तेरा सौदा कर देगा, मगर शायद वो ये नहीं जानता कि मैं उसकी माँ हूँ, उसकी रग रग से वाकिफ हूँ। इसीलिए बेटा, मैंने वकील से मिलकर ये घर तेरे नाम कर दिया। ये देख, ये वसीयतनामा तेरी ढाल बनेगा और तुझे उन दरिंदों से बचाएगा। अम्मी, प्लीज ऐसी बातें ना करें। अरे बेटा, किसके माँ बाप सारी जिंदगी इस दुनिया में रहते हैं? सबको एक ना एक दिन जाना होता है, और शायद मेरा भी बहुत करीब आ गया है मेरी बच्ची। भाई को मेरे बालों में चांदी नजर आती है, पर वो ये भूल गया कि ये चांदी उम्र की नहीं, इन रातों की राख है जो मैंने अम्मी के सिरहाने जाग कर गुजारी है। ये बुढ़ापा नहीं राहिल भाई, ये वो कर्ज है जो आपने कभी उतारा ही नहीं। और उस्मान, वो मर्द जो कभी मेरे ख्वाबों का मरकज था, आज एक ताजिर बनकर आया है। वो मुझे तहफ़्फ़ुज़ का नाम देकर दरअसल अपने घर की मुफ्त की मासी बनाना चाहता है। वो मेरी आंखों में ख्वाब नहीं, अपनी बीमार बीवी का मुतबादिल ढूंढ रहा है। ये सब समझते हैं कि मैं लावारिस हूँ, इसलिए कोई मुझे ओल्ड हाउस का रास्ता दिखाता है तो कोई अपनी बीवी का नाम देकर मुझ पर एहसान जताता है। पर वो ये भूल गए हैं, जिस औरत ने 10 साल मौत से लड़ती हुई माँ को संभाला हो, वो खुद कितनी मजबूत हो चुकी होगी। आप अपनी बहन से बात करो, बात तो करनी पड़ेगी ना। हाँ हाँ, बात करूंगा, बात क्यों नहीं करूंगा। बल्कि ये आ गई है ज़ैनब, ये उस्मान जैसे 2 कौड़ी के बंदे की इतनी जरूरत कि मुझे फोन करके तुम्हारे हुकूक की बात करे। अब ये मोहल्ले वाले हमें बताएंगे कि हमें अपनी बहन से कैसे बात करनी है। एक बात बताऊं, तुमने ना हमारी नाक कटवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। भाई, इज्जत का जनाजा तो उसी दिन निकल गया था जिस दिन आपने अम्मी की सासों का सौदा कनाडा के टिकट से किया था। उस्मान ने तो सिर्फ आपको आईना दिखाया है, और आपको शायद इसलिए बुरा लग रहा है कि उस आईने में आपको अपनी असली शक्ल नजर आ रही है। ज़ैनब, हमने तुम पर बहुत एहसान कर लिया। लड़के वालों से हमारी बात तय हो गई है, अगले महीने तुम्हारा निकाह है। वो एक बहुत शरीफ आदमी है, उसे खिदमत गुजार औरत की ज़रूरत है, और तुम्हें छत चाहिए। चुपचाप तैयारी कर लो, क्योंकि अगर ये घर बिका ना
तो तुम रोड पर आ जाओगी। भाई आपने मेरा निकाह तय नहीं किया, अपनी जान छुड़ाने का सौदा किया है। जिस जैनब को आप बोझ समझकर किसी और के हवाले कर रहे हैं, उस जैनब ने वो बोझ उठाया है 10 साल, जो आपसे 1 हफ्ता भी ना उठाया गया। अब मेरा फैसला मैं खुद करूंगी, कोई और नहीं। अपनी हद में रहो जैनब, मैं तुम्हारा बड़ा भाई और तुम्हारे फैसले करने का हक रखता हूं मैं। ये उस्मान जैसे मामूली बंदे के ख्वाब देखना छोड़ दो और जहां हम कह रहे हैं ना, उस लड़के से शादी करो। ये तुम्हारे लिए भी अच्छा है और हमारे लिए भी। हक उसका होता है जो जिम्मेदारी उठाए। पिछले 10 साल से मैंने अम्मी की और इस घर की जिम्मेदारी उठाई है। जब आपको हक याद नहीं आया, मकान बेचने की बारी आई तो आपको मेरा मुस्तकबिल याद आ गया। मैं अपना फैसला खुद कर चुकी हूँ। ओह अच्छा, तो फिर क्या सोचा आपने? आप उस 2 टके के आदमी से शादी करेंगी या फिर रोड पर खड़े होकर कोई सामान बेचेंगी? मैंने अपने लिए वो रास्ता चुना है जहाँ मुझे कोई बोझ कहेगा और ना ही कोई मुझ पे एहसान जताएगा। वालदा की वफात के बाद लोगों के रवैयों से उसका इतना दिल टूटता है, इतने नफ्सियाती धचके लगते हैं, क्योंकि वो इस वजह से, क्योंकि उसको अपनी कुर्बानियों का समर नहीं मिल रहा और लोगों ने उसकी कुर्बानियों की कदर नहीं की है। तो नतीजतन क्या होता है, ये एक नफ्सियाती रवैया है कि उसका जो लहजा है, उसका जो अंदाज है, वो बिल्कुल सर्द हो गया है, बर्फीला, जिसको हम कहा जाएगा कि जज्बात सर्द पड़ जाना। वो किसी चीज़ पे कोई रिएक्शन नहीं देती, बल्कि हर चीज़ के जवाब में एक चिड़चिड़ा लहजा या जारिहाना अंदाज अपनाती है। कौन? जैनब, मैं उस्मान। उस्मान तुम? हाँ बोलो। बात करनी है तुमसे। आओ अंदर आओ, बोलो। मुझे एक बात बताओ, आखिर कब तक तुम मुझसे भागती रहोगी? तुम्हारे भाई ने जो मेरी तजलील की है सिर्फ इस वजह से कि मैंने तुम्हारा हाथ मांगा था? राहील की इस तरह की बदतमीजी मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। लिहाजा मैंने फैसला किया कि तुम अब भी और इसी वक्त मेरे साथ चलो। हम आज ही निकाह करेंगे, काजी से बात कर ली है मैंने। निकाह? किस बुनियाद पर? मोहब्बत की बुनियाद पे। मैं तुम्हें वो तमाम खुशियां देना चाहता हूँ जिसकी तुम हकदार हो। खुशियाँ या जिम्मेदारियाँ उस्मान? साफ लफ्जों में क्यों नहीं कहते कि तुम्हें अपनी अपाहिज बीवी के लिए एक नर्स की जरूरत है? तुम्हारे घर में मोहब्बत नहीं, एक ड्यूटी मेरा इंतजार कर रही है और तुम चाहते हो कि मैं अपनी जन्नत को कुर्बान करके तुम्हारी बीवी की नर्स बन जाऊं? वो मेरी बीवी है जैनब, उसकी हालत देखो तुम। उसे हमदर्दी की जरूरत है और मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि तुम इतनी बेहिस कैसे हो सकती हो। मैं बेहिस नहीं हूँ, हकीकत पसंद हो गई हूँ। अब तुम अपनी बीमार बीवी की खिदमत करो, यही तुम्हारा इम्तिहान है। मैं अपनी जिंदगी का रास्ता खुद बनाऊंगी जिसमें तुम्हारी कोई जगह नहीं है। मेरा पीछा करना छोड़ दो, वरना अगली बार तुम्हारा सामना मेरे भाई से नहीं, एक नई जैनब से होगा। चलो अब जाओ यहाँ से। शुक्र है सब खैरियत से निमट गया। राहिल, अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। शहर की प्रॉपर्टी गिरते हुए पता नहीं चलता। ठीक कह रही हो तुम। मेरी बात हो गई थी डीलर से, वो कह रहा था कि अगर आप लोग हमारी पार्टी के रेट्स पर राजी हैं तो बयाना आज ही मिल जाएगा। अभी तो अम्मी की कब्र की मिट्टी भी खुश नहीं हुई और आप लोगों ने अभी से हिसाब किताब शुरू कर दिया। जैनब, जज्बात से पेट नहीं भरता और अम्मी चली गई हैं। अब इस पुराने घर को रखने का क्या फायदा? तुम्हारे लिए भी मुश्किल है यहाँ अकेला रहना। बस अब इस घर को बेचकर एक अपार्टमेंट लेके तुम्हें दे देंगे, तुम्हारे अकेले के लिए काफी है वो। नया अपार्टमेंट? भाई आप ये घर इसलिए बेचना चाहते हैं ना क्योंकि आपने कनाडा की इमिग्रेशन करवानी है? देखो जैनब, बदतमीजी मत करो। हम तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए सोच रहे हैं जो भी सोच रहे हैं। और वैसे भी अगर ये घर बिकेगा तो हम तो तुम्हें तुम्हारा हिस्सा दे रहे हैं ना। मकान तो तब बिकेगा ना जब इस घर का मालिक राजी होगा, और इस घर की मालकन मैं हूँ। ये मकान अम्मी ने अपनी जिंदगी में ही मेरे नाम कर दिया था। क्या? फिलहाल मुझे इस घर को बेचने में कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि इस घर में मेरी अम्मी की यादें वाबस्ता हैं। ये नामुमकिन है, अम्मी ऐसा नहीं कर सकती। हाँ, तुमने उन्हें जरूर बरगलाया होगा, बल्कि तुमने उनके बुढ़ापे का फायदा उठाया। मैं ये अदालत में चैलेंज करूंगा तुम्हें। शौक से जाएं अदालत, वहां भी मेरे ही हक में फैसला होगा। और अब आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। अपनी कनाडा की इमिग्रेशन कहीं और से जाकर कीजिएगा।
बेहतरीन लिखा रही। कितना वक्त गुजर गया ये सब पीछे छोड़े हुए। उस्मान कहता है कि वो मुझसे मोहब्बत करता है, लेकिन हकीकत में वो मुझे नर्स बनाना चाहता है ताकि मैं उसकी बीमार बीवी की तीमारदारी कर सकूं। ज़ैनब, तुमने दूसरों की फरमाइश पर बहुत सी कहानियां लिखी हैं, दूसरों के दर्द को लफ्ज़ दिए हैं। अब अपनी कहानी लिखने का वक्त है। वो कहानी जिसका अंजाम कोई दूसरा नहीं, मैं खुद तय करूंगी। राहिल, ये देखो अम्मी के सोने के कंगन। मैं ना कहती थी कि इसने छुपा के रखे हुए हैं। देखो तो सही कितने वजनी है। शुक्र है गाड़ी की अगली की किस्त का मसला हल हो गया। हाँ, वो तुम क्या कह रही थी ज़ैनब कि अम्मी के पास तो कुछ भी नहीं बचा, तो ये क्या है? ये अम्मी ने अपने इलाज और आखिरी कफन दफन के लिए रखे थे, क्योंकि उन्हें अंदाजा था कि उनका बेटा जो है उनकी आखिरी आरामगाह के लिए भी उनकी जेब की तरफ देखेगा। जुबान को लगाम दो। अम्मी का जीना मरना सब मैंने अपनी जेब से किया है। हाँ, तो कौन सा एहसान किया है? अब उस एहसान का बदला जो है आप इन कंगनों की सूरत में अपने साथ वसूल करके जा रहे हैं। देखो राहिल, जब से ये घर इसके नाम हुआ, इसकी जबान कैसे कैंची की तरह चल रही है। छोटे बड़े की तमीज ही भूल गई है। हाँ, भूल गई हूँ। जितना आप लोगों ने इस्तेमाल करना था ना, कर लिया, लेकिन अब बस। अब मैं अपनी जिंदगी में किसी को दखल अंदाजी का मौका नहीं दूंगी। तुम पागल हो गई हो। जब अकेली रहोगी ना और जबानी की ठोकरें खाओगी, तब पता चलेगा कि भाई के साया क्या होता है। भाभी, अपनों की बेइज्जती से बढ़कर कोई ठोकर नहीं होती। मैंने स्कूल में एक लाइब्रेरियन की जॉब हासिल कर ली है। अब मैं अपना इंतजाम खुद कर सकती हूँ, अपना सहारा खुद बन सकती हूँ। लोग क्या कहेंगे ज़ैनब? एक जवान बहन को भाई ने अकेला छोड़ दिया। मेरी इज्जत का सोचो। पहले तो आप मुझे बूढ़ी और बोझ समझते थे, अब मैं अचानक आपके लिए इज्जत और जवान कैसे बन गई? देखो ज़ैनब, मैं आखिरी दफ़ा बोल रहा हूँ, हमारी जो ये ऑफर है इसके बारे में सोचो। हम अभी तक यहाँ से गए नहीं मेरी बहन। बाहर में गई आपकी ऑफर। ये सोना ले और जाए यहाँ से। मेरे पास वो आज़ादी है जो इन बदबूदार रिश्तों के बोझ तले सालों से दबी हुई थी। मैं अब सिर्फ ज़ैनब बनकर जीऊंगी, किसी की ज़रूरत या सहूलत बनकर नहीं। क्या हुआ भाई भाभी, आप लोग अभी तक यहीं खड़े हैं? जाना नहीं है क्या? चलें, शाबाश, जल्दी करें। अच्छा, माशरे में जो इस किस्म के किरदार होते हैं जो अपने ख़ानदान के लिए कुर्बानियाँ देते हैं और अपनी ज़ात को पसे पुश डाल देते हैं, तो वो ये डिज़र्व करते हैं कि जब वक्त आगे बढ़ जाता है और उनकी ज़िंदगी में तन्हाई का मामला आ जाता है, तो उनके साथ ज़्यादा अच्छा सलूक किया जाए, ज़्यादा खुशदिली का और रहमदिली का सलूक किया जाए, उनका ज़्यादा ख्याल रखा जाए।